तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश और आज की इस कक्षा में आप सब पढ़ने वाले उपन्यास के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल। साथियों यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं एलटी ग्रेड मेंस, जीआरसी प्रवक्ता मेंस और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंस के लिए व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। नंबर है 96 28 95 92 37। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए फुल बैच लेना चाहते हैं या फिर 2026 की अपकमिंग वैकेंसीज के लिए नया फ्रेश धुरंधर बैच लेना चाहते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा केवल व्हाट्सएप करने पर। धुरंधर बैच शुरू हो रहा है 10 अप्रैल से। आप हमें व्हाट्सएप करिए 96 28 95 92 37 पर और हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे निःशुल्क टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप हमारे निःशुल्क टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। और आज का सबसे पहला सवाल क्या कहता है? शैलेश मटियानी का उपन्यास है। सवाल पूछा जा रहा है शैलेश मटियानी का उपन्यास कौन सा है। पूछा जा रहा है शैलेश मटियानी का उपन्यास कौन सा है। एक बार सभी लोग इंश्योर कर लीजिए कि आवाज आ रही, वीडियो चल रहा, सब कुछ ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जितने भी साथी हमारे आ चुके हैं सबका स्वागत करते हैं। और उपन्यास कौन सा है? ठीक है, आवाज मिल रही है, वीडियो चल रहा है। एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए जितने भी साथी आ चुके हैं। चलिए भाई, आज हमारी क्लास में कोई मगरमच्छ भी आ गया है। 97 मगरमच्छ। धन्यवाद साथी, आप आ गए, आप आए, बाहर आई। तो और भी जो हमारे साथी आ रहे हैं सबका स्वागत है। चलिए फटाफट बताइएगा जो सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सवाल का जो जवाब आ रहा है वो पहले सवाल का जो जवाब मिल रहा है, प्रियांशु गुप्ता जी आ गई हैं, मगरमच्छ जी आ गए हैं, रीना यादव जी आ गई हैं, अमृता सिंह आ गई हैं और चिंटू जीत सिंह आ गए हैं, काशदीप जी आ गए हैं और आलोक कुमार आ गए हैं, मीना चौधरी जी आ गई हैं और सबका स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। चलिए देखिए, जो यहाँ पर शैलेश मटियानी की बात की गई है कि शैलेश मटियानी का कौन सा उपन्यास है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सूरज किरण की छाव नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, कगार की आग भी नहीं है, बहती गंगा भी नहीं है, हौलदार जो है यह इनका उपन्यास है। यानी यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हौलदार होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें सूरज किरण की छाह, ये किस तरह का उपन्यास है? तो ये जो उपन्यास है काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पूछा जाता है कि यह किस विषय पर लिखा गया उपन्यास है। तो प्रमुख तरह से जो उपन्यास आते हैं वह भी आपको बताना है कि इनका वर्ण विषय क्या होता है। राजेंद्र अवस्थी, ठीक है। सूरज किरण की छाह अगर उपन्यास देखा जाए साथियों तो ये किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास है राजेंद्र अवस्थी का। किसका उपन्यास है? राजेंद्र अवस्थी। अब ये राजेंद्र अवस्थी का जो उपन्यास है सूरज किरण की छांव, मुख्य रूप से यह 1960 में प्रकाशित होता है और आंचलिक तरीके का उपन्यास है। किस तरह का उपन्यास है? तो इसे हम आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में भी रखते हैं। किस तरह का उपन्यास मानते हैं? आंचलिक उपन्यास भी मानते हैं, यानी ये कोई अंचल विशेष की कथा को अपने साथ लिया होगा। ठीक है, सही बात है। एक बार आप सबका कमेंट भी देखते चलें।
जो साथी हमारे कमेंट कर रहे हैं। चलिए। हम्म। हम्म। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। आदिम जीवन, आदिम जीवन का चित्रण है और उनके रीति रिवाजों का कथा यहाँ पर बताई गई है। इसका जो मुख्य पात्र है वह कौन सा है? बंजारी। बंजारी कौन है? इसका मुख्य पात्र है। किस उपन्यास का? सूरज किरण की छांव। शोषण की व्यथा को इसमें बताया गया है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? धर्म परिवर्तन है। क्या है? धर्म परिवर्तन। देखिए धर्म परिवर्तन आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों बड़ा मुद्दा है? क्योंकि जो भी अपनी जाति से प्रताड़ित लोग हैं, अपनी जाति में, अपनी कम्युनिटी में, और जो गरीब हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे लोगों को ही धार्मिक तौर पर परिवर्तित कराना, कन्वर्ट कराना सबसे आसान होता है। अब हमारे यहां भी स्थिति ये हो गई है कि बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए हैं और ईसाई बन गए हैं। ठीक है, तो यहां पर भी यही स्थिति हुई है। जो लोग पहले महादेव के पुजारी थे अब वो यीशु के पुजारी होते जा रहे हैं। किसके पुजारी होते जा रहे हैं? यीशु महाराज के पुजारी होते जा रहे हैं। अब इसी धार्मिक परिवर्तन को दिखाया गया है कि जितने आदिवासी क्षेत्र हैं वहां ये देखने के लिए मिलता है। प्रवक्ता के तौर पर जब मुझे झारखंड में नौकरी मिली तो आना जाना काफी रहा और 1 महीने मैंने नौकरी भी वहां की। तो वहां मैंने ये देखा कि जितने भी आदिवासी लोग हैं उनके घर भले ही छप्पर के बने हों लेकिन उनके यहाँ क्रॉस जो है वो जरूर लगा होता था। यानी जो धर्म परिवर्तन है बहुत तेजी से वहां पर करवाया गया था। तो यहां पर यही चीज देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर जो सूरज किरण की छां है इसमें धर्म परिवर्तन को दिखाया गया है। और इसमें एक जनजाति है जिसका चित्रण किया गया है, उसको कहते हैं गोड़ जनजाति। क्या कहा जाता है? गोड़। तो अभी अवधि के क्षेत्र में गोड़ का मतलब क्या होता है? पैर होता है। कहते भैया कि आज मेरा गोड़ बहुत दर्द कर रहा है। ये ग्रामीण शब्दावली। गोड़ का मतलब क्या होता है? पैर होता है। तो गोंड जनजाति जो है उसका वर्णन किया गया है जिसमें माड़िया और मुरिया, माड़िया और मुरिया, ये दो उप जनजातियां हैं गोंड की ही, जिनकी कथा को इसमें बताया गया है। और इस कथा की जो नायिका है बंजारी है और इसके माध्यम से आदिवासियों की जो शोषण की कथा है उसको इसमें बताया गया है। तो सूरज किरण की छां जो है ये इस दृष्टिकोण से काफी चर्चित उपन्यास है। कगार की आग भी जो यहाँ पर है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए भी पूछा जाता है कि यह किस तरह का उपन्यास है। कगार की आग भी जो है यह भी पूछा जाता है कि किस तरह का उपन्यास है। और हिमांशु जोशी, कगार की आग जो है किसका है? हिमांशु हिमांशु जोशी का उपन्यास है कगार की आग। और इसमें क्या है? अल्मोड़ा उत्तराखंड कहाँ की कथा है? तो इसमें साथियों अल्मोड़ा, अल्मोड़ा उत्तराखंड की कथा है। ठीक है, अल्मोड़ा उत्तराखंड की कथा इसमें दिखाई गई है। और इसमें लघन, एक गांव का नाम है लघन, तो लघन गांव की पृष्ठभूमि को इसमें रखा गया है। और इसका मुख्य पात्र जो नायिका है गोमती, उसका नाम है मुख्य पात्र गोमती, जिसे वहां के लोग क्या कहते हैं? गोमी कहते हैं। यानी कि जो उसका शॉर्ट नेम हो जाता है वो गोमी हो जाता है। बेहद दरिद्र और स्वाभिमानी स्त्री है। उसका जो पति है नायक जो है उसका नाम क्या है? पिरमा। तो दो लोग यहाँ पर है। एक प्रकार से यह भी आंचलिक तरह का उपन्यास है, गोमती और पिरमा। तो यह भी इसी तरह का उपन्यास है। कगार की आग भी काफी महत्वपूर्ण है। और इसका कई अन्य भाषाओं में जैसे इतालवी भाषा में भी कगार की आग उपन्यास का जो है अनुवाद हो चुका है। ठीक है,
एक उपन्यास है जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल ही किया था, कल ही हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था। कौन सा उपन्यास? बहती गंगा। अब गंगा कहां बहती है? काशी बनारस पर आधारित है और रुद्र काशिकेय, इनको हमने कल बात में रखा था, रुद्र काशिकेय ने इसकी रचना किया है। और क्योंकि गंगा कहां बहती है, वहीं बसती है, तो यहाँ का जो पूरा परिवेश है उसको रखा गया है और काशी का जो 200-300 वर्षों का इतिहास है उसको इसमें रखा गया है। इसमें 17 अध्याय हैं, ठीक है, 17 अध्याय है बहती गंगा में और उसी को कथा में पिरोया गया है। देखिए एलटी ग्रेड मेंस का फॉर्म नहीं आ रहा, बिल्कुल सही बात है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ते रहने की आवश्यकता है। पेपर अपने समय पर होगा, यही समझ कर करना है। 2-3 विषय ऐसे हैं जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, रिजल्ट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एलिजिबिलिटी को लेकर चल रही है। तो जिसको इन किया गया है वो आउट नहीं होंगे, वो फॉर्म भरेंगे, वो मेंस देंगे। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको रेगुलर लगे रहना है अपनी तैयारी में, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कगार की आग किसने लिखा है? कगार की आग किसने लिखा है? अभी भी हम लोगों ने इसकी चर्चा किया है। चलिए साथियों फटाफट बताइए। तो कगार की आग किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो कुआओं की जो पर्वतीय अंचल की कहानी है, दलित स्त्री का दोहरा शोषण है। तो दलित स्त्री गोमी जो है उसकी कथा है। किसकी कथा है? दलित स्त्री, नाम क्या है? गोमती। अब उसका नाम क्या हो जाता है? गोमी नाम हो जाता है। देखिए हमारे यहाँ का एक रूल है भारत में कि जो लोग बहुत पद से, जाति से दलित हैं, उनको क्या किया जाता है? पद से और जाति दोनों से। अगर कोई ब्राह्मण ही है और उसमें कोई गरीब ब्राह्मण है, तो वो जो ब्राह्मण जो अमीर वाला, पैसे वाला है, गरीब ब्राह्मण को क्या करेगा? रेरी देके बुलाएगा। अब अगर किसी का नाम मोहन है तो क्या कहेगा? मोहनवा कहेगा, मोहना कहेगा, मतलब सीधे सीधे उसका नाम नहीं लेगा। वैसे ही हमारे यहाँ दलितों के साथ भी यही होता है कि भाई वो पैसे से अगर मजबूत नहीं है तो उनको भी क्या किया जाता है? सीधे सीधे नाम लेके उनको भी रेरी दिया जाता है। तो गोमती तो इसका नाम था, लेकिन नाम क्या कर दिया गया? गोमी कर दिया गया। दलित स्त्री का इसलिए दोहरा शोषण इसमें दिखाई देता है। और गोमती एक अत्यंत स्वाभिमानी पात्र है। अपने बीमार पति पिरमा और बेटे की जान बचाने के लिए कठिन फैसले लेती है और आंतरिक साहस को दर्शाती है। इसमें शोषक ककिया ससुर कलिया का डटकर मुकाबला भी इसमें करती है। तो ये काफी चर्चित उपन्यास है और अभी अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था कि ये किसका उपन्यास है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि यह किसका उपन्यास है। चलिए जितने भी साथी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके जवाब दें। अभी अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था, हिमांशु जोशी, एकदम सही जवाब है, हिमांशु जोशी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज आपके सामने चल रही है और इसी कड़ी में कुछ अच्छे सवाल आपको मैं दिखा रहा हूं। नदी फिर बह चली किसका चर्चित आंचलिक उपन्यास है? नदी फिर बह चली किसका चर्चित आंचलिक उपन्यास है? बताइए। नदी फिर बह चली, चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। अब यहां पर क्या है कि नदी फिर बह चली किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये हिमांशु श्रीवास्तव का उपन्यास है और हिमांशु श्रीवास्तव जो हैं इन्होंने लगभग कितने उपन्यास लिखे होंगे? इन्होंने लगभग कितने उपन्यास लिखे होंगे? तो इन्होंने 36
उपन्यास लिखे हैं, यानी बहुत लंबी फहरिस्त है। और इन्होंने लोहे के पंख, भित्ति चित्र की मयूरी, भित्ति चित्र की मयूरी, लोहे के पंख, यह भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण और आंचलिक उपन्यास है। दो आंखों की झील, दो आंखों की झील भी इनका महत्वपूर्ण है। तो एक और है, कुहासे में जलती धूप बत्ती, कुहासे में जलती धूप बत्ती काफी चर्चित है। ठीक है, तो यहां पर नदी फिर बह चली, मानवी जिजीविषा की कथा इसमें दिखाई गई है। नदी बहना, यानी यहां इसका मतलब क्या होता है, जीवन की गतिशीलता, जीवन की गतिशीलता। अगर पानी में ठहराव आ गया है तो ऐसा लगता है कि जीवन भी ठहर गया, लेकिन इसमें क्या है, जीवन की गतिशीलता इसमें दिखाई गई है, यानी नदी फिर बह चली। तो एक प्रकार से इसमें आंचलिक प्रभाव भी है। बिहार के सारण जिले में इनका जन्म हुआ था, तो उसी के आसपास की कथानक को भी अपने रचनाओं में रखते हैं। भिन्न भिन्न पात्रों की परस्पर असंबद्ध अलग अलग कहानियों को एक सूत्रधार या वाचक के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखा है? सूरज का सातवां घोड़ा। अब यह जो उपन्यास है, मैंने इसकी चर्चा आपसे पिछली कक्षाओं में भी की थी। पिछली कक्षाओं में हमने भी इसकी चर्चा किया था। उपन्यास काफी चर्चित है। एक बार लाइक कर दीजिएगा, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं फटाफट लाइक कर देंगे। सूरज का सातवां घोड़ा, तो इसका नामकरण ऐसा क्यों किया गया? तो सूरज का सातवां घोड़ा 1952 की रचना है। और किस शैली में लिखी गई है? यह रचना किस्सा गोई शैली में लिखी गई है। ठीक है, किस्सा गोई क्या होती है? जिसमें हम आनंद और चमत्कार एकाएक ला देते हैं। ठीक है, और यानी इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई कहानी सुना रहा है। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि किस्सा गोई शैली की विशेषता क्या, इसमें क्या होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कहानी सुना रहा है, किस्सा गोई शैली होती है। इसका जो पूरा कथानक है वो किसके ऊपर आधारित है? तो एक पात्र है मणिक मुल्ला, इसका कई बार नाम पूछा गया है, मणिक मुल्ला जो इसका पात्र है। तीन जो नारियां हैं, तीनों के ऊपर केंद्रित है, जमुना, लिली और सत्ती। जमुना, लिली और सत्ती, ये तीन नारियों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चलती है। जमुना भावुक लड़की है जो गरीब और सामाजिक दबाव के कारण एक अनमेल विवाह बूढ़े व्यक्ति से शादी के लिए मजबूर हो जाती है। तो जमुना की समस्या क्या है? अनमेल विवाह है। क्या है? अनमेल विवाह है। ठीक है, ये तो हो गई जमुना की समस्या। लिली क्या है? बहुत ही पढ़ी लिखी सुशिक्षित नारी है। यह सामाजिक मर्यादाओं की बलि चढ़ जाता है। स्त्री, इसका प्रेम किस बलि चढ़ जाता है? मर्यादा की बलि चढ़ जाता है। ठीक है, मर्यादा की बलि चढ़ जाता है। किसका? जो आपकी लिली है, इसका प्रेम मर्यादा की बलि चढ़ जाता है। तीसरी बात सत्ती है, शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलती है। क्या झेलती है? शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलती है। ठीक है,
साथियों ध्यान रखिएगा कि स्त्री के लिए जो मानसिक प्रताड़ना है, जो मानसिक प्रताड़ना है वो ज्यादा घातक होती है। शारीरिक प्रताड़ना को तो वो छुपा भी सकती है लेकिन मानसिक प्रताड़ना को नहीं छुपा सकती। और भारत ही न सहे विश्व में मानसिक विकार या मनोवैज्ञानिक तौर पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो मानी ही नहीं जाती है। और एक सर्वे के द्वारा मालूम चला है कि ज्यादातर स्त्रियां जिनका विवाह हो गया है, जो कम उम्र की स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो ज्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हैं, मनोविकार से ग्रसित हैं। किसी को ओसीडी की समस्या है, किसी को हेडेक है, कोई डिप्रेशन में है, यानी सबको मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। और मजेदार बात कि हमारे यहां हर तरह का रोग माना जाता है लेकिन बीमार होने का मतलब तब तक बीमार होना नहीं माना जाता जब तक कोई स्ट्रेचर पे ना आ जाए, बेहोश न हो जाए, मतलब वो एकदम मरणासन्न जब तक कोई नहीं हो जाता है तब तक उसको बीमार नहीं माना जाता। यानी मानसिक शांति को बीमारी नहीं माना जाता और ये बहुत बुरी स्थिति है। तो आप सबसे निवेदन है कि अब अगर आप महिला हैं तो दूसरी महिलाओं की मानसिक तौर पे स्वास्थ्य की जांच करिए। यदि आप पुरुष हैं तो अपनी माता, बहन, पत्नी जो भी आपके संपर्क में हैं उनकी मानसिक शांति का भी ख्याल रखिए, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि आपने किसी को पैसा दे दिया, उनको इज्जत दे दिया, सब कुछ उनको दे दिया, लेकिन उनकी मानसिक शांति है कि नहीं है इसकी जांच भी करना आपका परम दायित्व है। और ज्यादातर पुरुष या ज्यादातर लोग इस परम दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो मानसिक शांति भी सबसे ज्यादा आवश्यक है जो ज्यादातर घरों में नहीं है। इसका मतलब ही नहीं कि कोई खुश है तो वो स्वस्थ है। स्वस्थ होने का मतलब बिल्कुल नहीं होता है। मानसिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ा टास्क होता है और इसके लिए दवाइयां भी होती हैं, साइकोटिस्ट भी हैं और इसके लिए बहुत सारी थेरेपीज भी होती हैं। बहरहाल तो जो यहां पर सत्ती है वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दोनों की शिकार है। लिली मर्यादा की बलि चढ़ाती है, जमुना अनमेल विवाह का दंश झेलती है कि आर्थिक तंगी प्रेम, नैतिकता और आदर्शों को कुचल देती है, रोमांस के बजाय जीवन के कड़वे सच को यहां पर सामने रखता है। उपन्यास में सातवां घोड़ा भविष्य की आशा का प्रतीक है। यह भी पूछा जा सकता है कि सातवां घोड़ा क्या है, तो सातवां घोड़ा जो है भविष्य की आशा का प्रतीक है, आशा का प्रतीक है। ठीक है, याद रखना है कि जो यहां पर कौन है, तो भविष्य की आशा का प्रतीक है यहां पर सातवां घोड़ा। जो विभिन्न वर्गों की सफलताओं के प्रतीक है, थक जाते हैं और सातवां घोड़ा ही जीवन के रथ को आगे लेकर जाता है। तो यहां पर कई छोटी कहानियां एक साथ जुड़कर इस कहानी को बनाई हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, मणिक मुल्ला याद ही रखना है, जमुना, लिली और सत्ती को भी याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए व्हाट्सएप कर लीजिएगा आप मनोरमा जी 9628959237 पर। चलिए 17 कहानियों के माध्यम से काशी के पिछले 200 सालों के अतीत की झांकों को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास बहती गंगा किसने लिखा है। तो हम लोगों ने इस उपन्यास के कई बार चर्चा की है, कई बार इसकी चर्चा की है। तो क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने बात किया था शिव प्रसाद रुद्र काशिकेय, ध्यान रखिएगा काशिकेय इनका उपनाम है। और इसमें क्या किया गया है कि हमारे काशी का इतिहास बताया गया है। केवल 24 घंटों के कथाक्रम को कथानक बनाने वाला उपन्यास चांदनी के खंडहर किसने लिखा। शिव प्रसाद रुद्र, धर्मवीर भारती, गिरधर गोपाल, मनोहर श्याम जोशी। चांदनी के खंडहर, चलिए फटाफट बताइएगा। तो चांदनी के खंडहर जो उपन्यास है
प्रश्न संख्या 96। क्या नाम है इनका? गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल। अब गिरधर गोपाल ये उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी पूरी कथा केवल एक रात की है, यानी इसका जो लिमिटेशन है बहुत कम है। परिवेश कहां का है इसका? परिवेश है इलाहाबाद प्रयागराज का। मध्यवर्गीय जीवन, गलियों और वहां के पात्रों पर केंद्रित है। चेतना प्रवाह शैली है। ठीक है, तो यह काफी चर्चित उपन्यास है। एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी दिलचस्प प्रस्तुति करने वाला उपन्यास सोया हुआ जल के लेखक कौन है? सोया हुआ जल, काफी अच्छा यह भी उपन्यास है, सोया हुआ जल। तो देखिए यहां पर इनके जो भी उपन्यास हैं उसके नाम आपको बड़े मजेदार मिलेंगे। ठीक है, तो जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है 1954 में इनका एक लघु उपन्यास है सोया हुआ जल। ये सोया हुआ जल क्या है? ठहरा हुआ समाज। जल अगर ठहरा हुआ है तो क्या मतलब? उसकी प्रगतिशीलता रुकी हुई है, ठहरा हुआ, ठहरे हुए जड़ समाज के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। एक सराय में रात के दौरान घटित हुई घटना का वर्णन किया गया है और एक सराय में जितने भी लोग जुटे हुए हैं उस सराय में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, लेकिन सब किसी न किसी मानसिक कुंठा से पीड़ित हैं और सबके जीवन में क्या है? एकाकीपन है। एकाकीपन। तो साथियों आज की स्थिति यही है कि आपके फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन आप बेहद एकांतिक, व्यक्तिगत एकांकीपन में जीवित है। तो यह एकाकीपन जिसमें सामाजिकता, सोशलिज्म लगभग समाप्त हो चुका है, विज्ञान की वजह से, पैसे कमाने की होड़ की वजह, जो भी कारण, तो कुल मिलाकर जो यहां पर एकाकीपन है वह दिखाया गया है और इसमें अति यथार्थवाद को दिखाया गया है। इस कहानी में अति अति यथार्थवाद है। क्या है? अति यथार्थवाद है। एकाकीपन है, अति यथार्थवाद है। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं। प्रयोगशील, एब्सर्ड या असंगत उपन्यास डूबते मस्तूल में जीवन के संगत यथार्थ की अति यथार्थवादी यथावत प्रस्तुति किसने की है? तो यह भी हमें जानना होगा कि असंगत उपन्यास किसे कहते हैं। ठीक है, यह भी सवाल पूछे जाते हैं कि प्रयोगशील, एब्सर्ड, तो एब्सर्ड कई बार सवाल में असंगत न देके पूछ लेता है कि एब्सर्ड उपन्यास किसे कहते हैं, असंगत उपन्यास। तो ये उपन्यास किस पर केंद्रित होते हैं? तो ये जीवन को केंद्र में रखते हैं। किसको केंद्र में रखते हैं? जीवन को, और जीवन के कुछ पहलुओं पर बात करते हैं। निरर्थकता, विसंगति और अर्थहीनता, ये जो प्रमुख
आधार हैं, इससे ये प्रभावित होते हैं। और ये भारतीय अवधारणा नहीं है, यह अवधारणा पाश्चात्य अवधारणा है। उस अवधारणा पर ये उपन्यास रचे जाते हैं। कोई सुव्यवस्थित कहानी या तर्कसंगत घटनाक्रम नहीं होता, यानी कोई भी ऐसा क्रमवार घटना इस उपन्यास के कथानक में नहीं होती है कि वो एकाएक आ जाए। तो यहां पर तर्कहीनता होती है, यानी किसी भी तर्क की आवश्यकता नहीं होती है कि इस कथानक में तर्क कहां से आ गए। उद्देश्य भी इसका कोई क्लियर नहीं लगता है, यानी उद्देश्य भी इसमें नहीं मिलता, उद्देश्यहीनता होती है। इसमें अकेलापन भी आपको मिलेगा और अजनबीपन भी मिलेगा, यानी इसका जो कथानक है उसमें अजनबीपन को भी दिखाया जाएगा। इसमें शून्य बोध मिलेगा, आपको शून्य बोध मिलेगा। और थोड़ा बहुत इसका जो कथानक है वह फैंटेसी से, प्रतीकात्मक चेतना प्रवाह से प्रभावित होगा। ठीक है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का भी कई ऐसे उपन्यास हैं जो इस तरह से हमको मिलते हैं। तो जैसे सोया हुआ जल, चांदनी के खंडहर, मछली मरी हुई वे दिन, ये सारे उपन्यास जो हैं, जो एब्सर्ड या असंगत उपन्यास हैं, एब्सर्ड या असंगत उपन्यास की श्रेणी में इनको हम रख सकते हैं। और यहां पर जो उपन्यास है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कौन सा है? डूबते मस्तूल। ठीक है, डूबते मस्तूल किसका उपन्यास है? तो साथियों ये उपन्यास है आपके नरेश मेहता जी का। उपन्यास का नाम है और इसका जो समय है वो 1954 है, 1954 है। ठीक है, यहां पर एक स्त्री है डूबते मस्तूल में जिसका नाम है रंजना। तो रंजना के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती नजर आती है। बहुत नए किस्म की युवती है जो अपनी सार्थकता और पहचान ढूंढ रही है। मध्यवर्गीय कुंठा भी दिखती है, अस्तित्ववादी दर्शन भी दिखता है। और यहां पर यह भी देखें, इसकी कथा किस प्रकार की है डूबते मस्तूल की। तो कुल मिलाकर मानसिक द्वंद्व और अपने अस्तित्व की खोज। क्या है इसमें? अस्तित्व की खोज। ठीक है, देखिए हम बार बार एक चर्चा करते हैं कि जब भी फेमिनिज्म की बात आती, जब भी स्त्री विमर्श की बात आती है, तो स्त्री विमर्श का एक प्रमुख ध्येय क्या है कि स्त्रियां क्या करती हैं? अपने अस्तित्व की पहचान की बात करती हैं कि भाई मेरे होने और मेरे न होने से पुरुष समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक वही पुरुष जब ये कहता है कि भाई क्या मतलब है, तुम तो खाना ही बना देती हो, 2 टाइम का खाना बनाने में क्या हो जाता है बताओ यार। हाँ, कुछ दिन भर तुमको कोई काम तो रहता नहीं है, दिन भर खुराफात तुम्हारे दिमाग में आता रहता है, उसकी बात उसकी बात उससे, मुझसे लड़ाई करोगी और क्या करती हो? दिन भर खाना ही तो बनाती हो ना, बच्चे पाल लेती हो, कौन सा बड़ा काम है। लेकिन वही पुरुष बाय डिफॉल्ट जब कभी खाना बनाता है और बच्चे पालता है तो उसको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं 8 घंटे फावड़ा भी चला सकता हूं, लेकिन बच्चे नहीं पाल सकता, 2 टाइम का खाना नहीं बना पा सकता, समय पर परफेक्शन के साथ ये दोनों काम नहीं कर सकता मैं। तो अस्तित्व की पहचान कब होती है? जब आदमी स्वयं उस पर पहुंचता है। तो यहां पर भी जो रंजना है वो क्या कर रही है? अपने अस्तित्व की खोज कर रही है कि भाई मेरा अस्तित्व और मैं क्यों हूं, कैसे हूं, ये अस्तित्व की खोज उसको यहां पर दिखाती है। रंजना मध्यवर्गीय परिवार की लड़की है जो ट्यूशन पढ़ाकर अपने परिवार का गुजारा करती है। वो समाज की रूढ़ियों को, खोखलेपन को नापसंद करती है और अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाना चाहती है। ठीक है, और वो अकेली और अजनबी महसूस करती है। पुरुषों के साथ उसका संबंध भी है जैसे डॉक्टर, लेकिन उसके साथ संबंध की अपूर्णता भी है, बेचैनी और सुरक्षा भी है। तो मस्तूल क्या होता है? जैसे एक
उनका उनकी कविता है कि उसकी जैसे जहाज का पंछी उड़ी जहाज पर फिर आवे। यानी एक, जब आप देखिए जहाज ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये जहाज जा रहा है, तो इस जहाज में ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें एक फ्लैग लगा होता है ऐसे, ठीक है, एक फ्लैग लगा होता है। तो एक तो ये दिशा भी दिखाता है कि हवा की दिशा क्या है, किस तरफ से ये जाएगा। तो और इसी के ऊपर जो है ये क्या होता है कि जहाज का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। क्या होता है ये? जहाज का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। तो अगर ये मस्तूल जहाज का खंभा ये दिशाहीन होकर धीरे धीरे क्या हो रहा है? डूबता जा रहा है। क्या हो रहा है? ये मस्तूल दिशाहीन होकर धीरे धीरे डूबता जा रहा है। तो यही इस कहानी में दिखाया गया है। और रंजना संघर्ष के तरह आत्मसमर्पण में बदल जाती है और जीवन की विसंगतियों के आगे घुटने टेक देती है। टूटे हुए व्यक्तित्व की कहानी इसमें दिखाई देती है। यानी जैसे दिशाहीन होकर किसी भी नाव का मस्तूल डूब जाता है, वैसे ही हाल होता है रंजना का अपने अस्तित्व की पहचान की खोज करती हुई, ट्यूशन पढ़ाती हुई जिंदगी में संघर्ष करती हुई अंतोगत्वा करती है कि अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा। हाँ, एकदम सही बात जितेंद्र जी। मेरो मन अनंत कहां पावे, जे जहाज का पंछी उड़ जहाज पे आवे। धन्यवाद। चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण है। अस्तित्ववाद एक आधुनिक बोध था जिसे सबसे पहले हिंदी में किस कवि कथाकार के कथा साहित्य में देखा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, कुछ दर्शन ऐसे हैं जिनके विषय में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित सवाल हमारे यहां बनते ही हैं। उसी में एक आइडियोलॉजी है जिसे हम अस्तित्ववादी दर्शन के नाम से जानते हैं, अस्तित्ववाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अस्तित्ववाद करता क्या है? अस्तित्ववाद करता क्या है? इसका काम क्या है? साथियों, अस्तित्ववाद जो है ये कहता है कि एक मनुष्य का जो अस्तित्व है उसके सार तत्व से पहले आता है। ठीक है, सार तत्व से पहले मनुष्य का अस्तित्व आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? निर्णय की स्वतंत्रता, निर्णय की स्वतंत्रता। मार्क्सिज्म एक समय ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ऊंचाई पर चला जाएगा। ऐसा लग रहा था जो मार्क्सिज्म है बहुत ऊंचाई पर चला जाएगा, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। तो उस सिद्धांत को तोड़ने के लिए कई नई आइडियोलॉजीज और दर्शन सामने आए, जिसमें एक दर्शन आता है जिसे हम अस्तित्ववादी दर्शन के नाम से जानते हैं। यह क्या करता है कि निर्णय की स्वतंत्रता, मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है, उसके जीवन कोई पहले से तय किया हुआ भाग्य या उद्देश्य पर नहीं होता है, जो भी कुछ बनता है अपने चुनाव से बनता है। यानी भाग्य जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है और उद्देश्य जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट आपके लाइफ में, आपके जीवन में नहीं होता है। यानी निर्णय की स्वतंत्रता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है अस्तित्ववाद का वो है उत्तरदायित्व। क्या है साथियों? उत्तरदायित्व है। अब उत्तरदायित्व क्या होता है? मनुष्य स्वतंत्र है, इसलिए अपने हर चुनाव और कार्य के लिए खुद जिम्मेदार है। अपनी सफलताओं और परिस्थितियों के लिए वो ईश्वर को दोष नहीं देगा। यानी वो ईश्वर को दोष नहीं देगा और वो सब कुछ मानेगा कि भाई मैं पेपर में फेल हो गया तो मैं अपनी वजह से ये हुआ मेरे साथ। यानी हर चीज के पीछे वो किसी को दोष नहीं देगा, वो स्वयं के लिए इसका जिम्मेदार है। यानी उत्तरदायित्व भी उसका स्वयं का है।
निरर्थकता और शून्य, ध्यान रखिएगा, निरर्थकता, निरर्थकता और शून्य, निरर्थकता और शून्य भी जो है यह भी इसी तरह का दर्शन है कि संसार अपने आप में अर्थहीन है, जीवन को अर्थ मनुष्य स्वयं देता है, व्यक्ति को इस अर्थहीन का एहसास होता है। यानी वो अकेलापन और चिंता यानी एंजाइटी, अकेलापन, अकेलापन और चिंता यानी एंजाइटी वो स्वयं ही मनुष्य महसूस करता है। प्रामाणिक जीवन, व्यक्ति को समाज की भेड़ चाल में चढ़कर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और साहस के साथ निर्णय लेने चाहिए। यानी उसका जीवन कैसा होना चाहिए, प्रामाणिक जीवन होना चाहिए। वो उस भेड़ चाल में न चले जिसमें पूरी दुनिया चल रही है, वो स्वयं अपना जीवन प्रामाणिक बनाए और उस रास्ते को खुद तय करे। अब जो बड़े लेखक हैं इस क्षेत्र में, जिनमें हम तो अज्ञेय, निर्मल वर्मा, एक तो हमारे अज्ञेय साहब आ जाएंगे, दूसरे हमारे निर्मल वर्मा आ जाएंगे, फिर एक उपन्यासकार और इसमें हम जोड़ सकते हैं नरेश मेहता, नरेश मेहता। अब देखिए, नदी के द्वीप या शेखर एक जीवनी की हम बात करते हैं तो इसमें भी हमें क्या मिलता है, अस्तित्ववादी दर्शन की झलक मिलती है। तो साथियों, हमारा उद्देश्य था कि आप अस्तित्ववादी दर्शन को भी अच्छे से समझ लें और किन रचनाकारों के ऊपर मुख्य रूप से अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव है, देवराज भी इसमें आ जाएंगे, प्रभाव है, वह भी आप जान जाएं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। सवाल संख्या 100, आधुनिक मनुष्य के अस्तित्व आस्तात्विक प्रश्नों की कथात्मक प्रस्तुत करने वाले उपन्यास अंधेरे बंद कमरे तथा आने वाला कल किसने लिखे हैं? तो ये रचना किसकी है? मोहन राकेश की है। आधुनिक मानवीय अस्तित्व बोध की संवेदना से संपन्न उपन्यास वे दिन के लेखक कौन है? यह भी काफी चर्चित उपन्यास है। चलिए फटाफट बताइए। देखिए, कुछ उपन्यास ऐसे हैं, मतलब वो घूम फिर के आ ही जाएंगे, उनके विषय में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, उनसे सवाल बनना तय है। एक बार लाइक बढ़ा दो यार, लाइक बढ़ा दो, फटाफट लाइक बढ़ा दीजिए। आधुनिक मानवीय अस्तित्व बोध की संवेदना, देखिए इसकी डेट याद रखना है, 1964। रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा जी हैं। इसमें यूरोपीय पृष्ठभूमि की कथा है, यूरोपीय पृष्ठभूमि की कथा है। मुख्य रूप से इस उपन्यास में क्या मिलेगा? अकेलापन मिलेगा। एक थ्योरी भी है कि अगर हर आदमी के पास हर तरह की सुविधाएं हो जाएंगी और पूरी तरीके से वो पूंजीवादी हो जाएगा तो वो किसी के साथ नहीं बैठेगा, वो सामाजिक नहीं रह जाएगा। मूल रूप में हर पढ़ा लिखा व्यक्ति एक समय के बाद, नौकरी पेशा व्यक्ति पूंजीवादी माइंडसेट का हो जाता है। वो भले कम्युनिस्ट है लेकिन उसका जो स्वरूप है वो बदलकर पूंजीवाद की तरफ जाने लगता है। वो देश दुनिया लोगों से कटने लगता है, भले वो आम लोगों की बात करे लेकिन एसी में बैठकर वो एकदम खड़ी दोपहरी में काम करने वाले मजदूरों की बात करेगा, उनके पास वो जा नहीं पाएगा। तो जो पूंजीवाद है वो क्या कर देता है? वो लोगों को अकेला कर देता है, अकेला छोड़ देता है। तो यूरोपीय पृष्ठभूमि में 1964 को केंद्र में में लिखा गया उपन्यास है। इसका जो एक भारतीय छात्र है जो प्राग में रहता है, सैलानियों के गाइड का काम करता है और बहुत ही अंतर्मुखी नायक है। ठीक है, और रैना इसकी एक पात्र है, ठीक है, जिससे उसकी मुलाकात होती है
और तो तीन प्रमुख पात्र हैं, एक ऑस्ट्रियाई पात्र है, एक भारत का युवक है, एक बर्मी छात्र है, और इन्हीं तीन लोगों को केंद्र में रखकर ये चीजें रखी गई हैं। ठीक है, तो जिसमें पूरी जो सेटिंग है विदेश में है, लेकिन इसकी संवेदना पूरी तरह से मानवीय है। यानी इस पूरे उपन्यास की जो कथानक और कथा पृष्ठभूमि है वो कहां से जुड़ी है, वह यूरोप से जुड़ी है। और मुख्य रूप से कहां से है, ये प्राग से है। कहां से है, प्राग से जुड़ी हुई कथानक है। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका और यूरोप में फैली शून्यता को इसमें दिखाया गया है। और अगला सवाल लेते हैं। समलैंगिक यौन संबंधों में लिप्त स्त्रियों की कहानी कहने वाला और अपनी कथा एवं शैली की दृष्टि से चौंकाने वाला मछली मरी हुई उपन्यास किसका है? ये भी काफी चर्चित उपन्यास रहा है, मछली मरी हुई। तो राजकमल चौधरी का है, जो कि समलैंगिक स्त्रियों की कथा पर आधारित उपन्यास है। डाक बंगला और एक सड़क 57 गलियां जैसे मनुष्य के अस्तित्व को सामाजिक और पारिवारिक संदर्भों में परिभाषित करने वाले उपन्यासों का लेखक कौन है? अब ये भी काफी चर्चित उपन्यास है। ठीक है, डाक बंगला तो राजकमल चौधरी, मोहन राकेश, कमलेश्वर, महेंद्र भल्ला, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? कमलेश्वर। राइट आंसर कौन हो जाएंगे? कमलेश्वर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं डाक बंगला की। तो ये डाक बंगला जो है 1959 का एक चर्चित उपन्यास है। और इसका जो केंद्रीय पात्र है डाक बंगला का, वो एक स्त्री है जिसका नाम क्या है? ईरा है। शिक्षित स्वाभिमानी स्त्री है। और इसमें आने वाले पुरुष, उसका परिवार शामिल है और वो अपने संघर्ष और निर्णय को दिखाती है। ईरा के इर्द गिर्द ही ये पूरी कहानी घूमती है। इसमें प्रेम और विवाह को दिखाया गया है। शहरी जीवन की आंतरिकता को भी इसमें दिखाया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपका बंटी, ये जो है आप सब जानते हैं कि ये उषा प्रियंवदा का नहीं है। आपका बंटी किसका है? तो मन्नू भंडारी का है। किसकी रचना है ये? मन्नू भंडारी की है। दूसरी बात, श्रीकांत वर्मा, एक पति के नोट, महेंद्र भल्ला, अपने से अलग, गंगा प्रसाद विमल। तो एक पति के नोट्स, ये पूछा जाता है कि एक पति के नोट्स किस विधा की रचना है। अब इस रचना को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि यार जैसे ये कोई संस्मरण है ना, या कोई जीवनी आत्मकथा है, तो इस तरह से ये नहीं है। इसकी जो खास बात है, एक लघु उपन्यास है, यानी इसका जो अवरा है वो बहुत ही छोटा है, छोटी कथानक के रूप में देखा गया है। आधुनिक दाम्पत्य जीवन को इसमें बताया गया है। क्या बताया गया है? आधुनिक दाम्पत्य जीवन को बताया गया है। देखिए, विवाह संस्था पहले बहुत सफल थी क्योंकि उसमें पुरुष और महिला कई बार शोषित होते थे और उसे अपना भाग्य समझकर जीवन पर्यंत साथ रहते थे किसी भी तरीके से। आज की स्थिति यह है कि न तो पुरुष सहना चाहता है न महिला सहना चाहती है, जिसकी वजह से आधुनिक दाम्पत्य जीवन बहुत ही खराब चल रहा है लोगों का। और बिना कॉम्प्रोमाइज के कोई भी दाम्पत्य जीवन सफल नहीं है, वो चल नहीं सकता है। तो इसका जो नायक पति है, कथावाचक है, अपने विवाह के अनुभवों द्वंद्वों को एक नोट्स के रूप में दर्ज करता है। क्या करता है? एक नोट्स के रूप में अपने जो भी विचार हैं वह दर्ज करता है। सीता एक पत्नी है, नायक की पत्नी, कामकाजी और आधुनिक स्त्री है। उसके पति के बीच में तनाव जो है वही इस कहानी का मुख्य विषय वस्तु है।
ये जो है पति पत्नी के बीच कलह, ऊब, ईर्ष्या, सुरक्षा का नग्न चित्रण है। नायक और सीता दोनों ही शिक्षित और आधुनिक हैं, उनके बीच प्रेम है, लेकिन साथ ही एक दूसरे के पर वर्चस्व जमाने की कोशिश है, ईगो और टकराव है। जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो ये है कि स्त्री पुरुष अब दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। दोनों के बीच में क्या है, एक ईगो है, एक टकराव है। तो एक पति जो है, सीता जो उसमें पत्नी है, वो अपनी बात को एक नोट्स के माध्यम से रहता है। शहरी मध्यवर्गीय कुंठा को इसमें रखा गया है। छोटी छोटी बातें जो विवाद का रूप ले लेती हैं, और डायरी शैली में इस उपन्यास को लिखा गया है। इसी तरीके से एक पत्नी का नोट्स भी मिलता है। क्या मिलता है? एक पत्नी का नोट्स। यहां अगर पति के बदले हम क्या कर दें, पत्नी कर दें, तो रचना हो जाएगी ममता कालिया की। किसकी हो जाएगी? ममता कालिया की रचना हो जाएगी अगर पति के बदले हम पत्नी कर दें। यह भी क्या है, 1997 का बहुत ही चर्चित उपन्यास है साथियों। और इसकी जो नायिका है वह, उस नायिका का नाम क्या है? कविता है। ठीक है। अब उसका जो नायक था एक पति का, तो पति यहां पर पति ही है, उसका कोई नाम नहीं है, एक अनाम है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो पति है, पति कौन है? अनाम है, उसका कोई नाम नहीं। पत्नी का नाम इसमें सीता है। और एक पत्नी के नोट्स में जो इसकी पत्नी है, नायिका कविता है, और पति जो है वो संदीप है। ठीक है। पत्नी कविता और पति कौन है? संदीप है। कविता का पति जो एक मध्यवर्गीय मानसिकता और कुछ हद तक पुरुष अहम से ग्रस्त है। एक शब्द आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। कौन सा ट्रेंड है? मेल ईगो, मतलब मैं तो पुरुष हूं। ये जो भाव है, इस भाव को देखा गया है संदीप के अंदर। विवाह के बाद एक स्त्री अपने जीवन में आने वाले बदलावों, स्वतंत्र अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है, और संदीप की इच्छाओं के सामने उसको झुकना पड़ता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता, कविता नौकरी करती है, लेकिन उसकी आय और उसके खर्चे पर भी सामाजिक पारिवारिक दबाव रहता है कि भैया तू कितना भी कमाती, उससे मतलब नहीं है, तू कमा के लाके मुझे दे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कितना खर्च करना है। तो यह भी संदीप निर्धारित करता है कविता के लिए। तो यह भी डायरी शैली में लिखा गया एक बहुत ही चर्चित उपन्यास है। दोनों में कथानक लगभग समान है। ठीक है। चलिए आगे लेते हैं अगला सवाल। सही युग्म कौन सा है? सही युग्म कौन सा है? तो नीड के आगे मोहन चोपड़ा। नीड के आगे मोहन चोपड़ा, बाकी आपका बंटी गलत है, रामकली और मेरे संधि पत्र ये सब गलत है। राइट आंसर हो जाएगा नीड के आगे। दो अपरिचित नारी पात्रों का मृत्यु भय चित्रित करने वाला अपने अपने अजनबी किसका उपन्यास है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। अपने अपने अजनबी किसका उपन्यास है? अज्ञे का उपन्यास है। अविवाहित अकेली पड़ गई औरत के मानसिक और लैंगिक संघर्ष को व्यक्त करने वाला 55 खंभे लाल दीवारें किसका उपन्यास है? तो ये हो जाएगा साथियों उषा प्रियंवदा का। किस लेखिका ने स्त्री विमर्श और उपन्यास लेखन के साथ साथ कविताएं भी लिखी हैं? तो अनामिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप अच्छे से देखेंगे। अनामिका। ठीक है। 109 कथित शहरी विकास से उपजे मानवीय संघर्ष को आधार बनाकर लिखे उपन्यास इंसान, निर्माण पथ, महल और मकान एवं बदलती राहें किसका उपन्यास है? तो यज्ञदत्त शर्मा इज द राइट आंसर। यज्ञदत्त शर्मा। और आज का अंतिम सवाल, क्योंकि अभी अल्टीमेंस की क्लास चलती है, 10:10 से 12 हो गए हैं। शहरी जीवन के जन अनुभवों को दर्ज करने वाले उपन्यासों पथहीन, दिया जाला, दिया बुझा एवं गुनाहों की देवी, ये किसका उपन्यास है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे
क्योंकि यहाँ पर गुनाहों का देवता तो आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर गुनाहों की देवी की चर्चा आई है। इस सवाल का जवाब ABCD में आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कल आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। यदि आप हमारे LT, GDC और GIC मेंस बैच से जुड़ना चाहते हैं, 2022 TGT PGT प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं, DEET+B UGC नेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं, BPSC टियर 4 के बैच से जुड़ना चाहते हैं, या फिर धुरंधर का नया बैच शुरू हुआ है TGT PGT 2026 के लिए, उससे जुड़ना चाहते हैं जो 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है, व्हाट्सएप करिए 9628959237 पर। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, सवाल कैसे लगे यह भी जरूर बताइएगा। जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।